नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शशि थरूर के 1989 में आए उस उपन्यास की जिसने भारतीय अंग्रेजी साहित्य में कहना चाहिए एक अलग ही जगह बनाई, द ग्रेट इंडियन नॉवल। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा है, तो आज हम उसी के आधार पर इस उपन्यास की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब अपनी सोच में ही बहुत अनोखी है। वही तो, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद की जो उथल-पुथल भरी राजनीति रही, उसे महाभारत के एक विशाल फ्रेमवर्क में रखकर दिखाती है। और वो भी बड़े व्यंग्यात्मक और कहना चाहिए हास्य वाले अंदाज में। हाँ बिल्कुल, और शीर्षक भी द ग्रेट अमेरिकन नॉवल की तर्ज पर, मतलब इरादे तो वहीं साफ हो जाते हैं। सही कहा। तो आज इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये उपन्यास कैसे मिथक, इतिहास और राजनीति की इतनी सारी जटिल परतों को एक साथ बुनता है। समीक्षा के जरिए हम देखेंगे कि कैसे ये गंभीर और कई बार तो विवादास्पद विषयों को भी रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में पेश करता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके बुनियाद से। समीक्षा बताती है कि उपन्यास का जो सेंट्रल आइडिया है वो है महाभारत के पात्रों को आधुनिक भारतीय इतिहास की जानी-मानी हस्तियों के रूप में देखना। हाँ, ये इसका सबसे दिलचस्प पहलू है शायद। हाँ, और समीक्षा में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते थे, उन्हें कुछ हद तक नेहरू के आदर्शवाद और शायद उनकी कुछ अनदेखी के प्रतीक के तौर पर देखा गया है। दिलचस्प तुलनाएं। और पांडव जो धर्म के लिए लड़े, उन्हें कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों और शुरुआती नेताओं के रूप में। कौरव, उनके जो विरोधी थे, उन्हें अन्य राजनीतिक गुटों या शायद कांग्रेस के अंदर ही जो विरोधी आवाजें थी उनके तौर पर। और कर्ण का पात्र? हाँ, कर्ण, जो हमेशा अपनी पहचान और अपनी जगह के लिए जूझते रहे, उन्हें शायद समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों या कुछ नेताओं की आवाज के रूप में देखा जा सकता है। ये पूरा ढांचा ही काफी महत्वाकांक्षी लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ पात्रों का एक सुपरफिशियल मैचिंग नहीं है। अच्छा। हाँ, उपन्यास बड़ी चतुराई से दिखाता है कि कैसे महाकाव्य की जो मुख्य घटनाएं हैं, जैसे द्यूत क्रीड़ा है, वनवास है या फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध, वो हमारे अपने इतिहास के पड़ावों को कैसे दर्शाती हैं। जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारा लंबा संघर्ष, देश का वो दर्दनाक विभाजन, फिर आपातकाल का वो विवादास्पद दौर जिसने लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए, और आजादी के बाद की वो राजनीतिक खींचतान, सामाजिक चुनौतियां, इन सबको महाभारत की घटनाओं के पैरेलल रखकर एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया गया है। समीक्षा इसे मिथक और वास्तविकता का एक ऐसा बड़ा क्रिएटिव मिश्रण बताती है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास को बनाते कैसे हैं, याद कैसे रखते हैं, सुनाते कैसे हैं। सही बात है। क्या इतिहास सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन है या वो भी एक तरह की कहानी है जिसे हम बार बार दोहराते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है, और कहानी सुनाने का तरीका भी, जैसा समीक्षा में बताया गया है, काफी अनोखा है। हाँ, वो वेद व्यास वाला पहलू। हाँ, कहानी को वेद व्यास नाम का एक पात्र सुना रहा है। जाहिर है ये मूल महाभारत के रचयिता को एक तरह की श्रद्धांजलि है। और वो गणपति को लिखवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे माना जाता है कि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत लिखवाई थी। समीक्षा के मुताबिक ये लेयर उपन्यास को और भी मेटाटेक्सुअल बना देती है। हाँ, सही शब्द है। ये कहानी सिर्फ इतिहास और मिथक पर नहीं है, बल्कि कहानी कहने की जो प्रक्रिया है, इतिहास लिखने की जो प्रक्रिया है, उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। सही कहा। ये तकनीक पाठक को याद दिलाती है कि वो एक गढ़ी हुई कहानी पढ़ रहा है, भले ही वो असल घटनाओं पर आधारित हो। इससे लेखक को एक खास किस्म की आज़ादी मिल जाती है। कैसी आज़ादी? वो इतिहास की व्याख्या कर सकता है, उस पर व्यंग कर सकता है, बिना ये दावा किए कि वो सच्चा या ऑब्जेक्टिव इतिहास बता रहा है। अच्छा, चलिए अब उन थीम्स पर आते हैं जिन्हें समीक्षा इस उपन्यास के केंद्र में पाती है। पहला और शायद सबसे अहम है इतिहास मिथक के रूप में और मिथक इतिहास के रूप में। समीक्षा का तर्क है कि थरूर सिर्फ इतिहास को मिथक के कपड़े नहीं पहना रहे, बल्कि वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे मिथक हमारी राष्ट्रीय चेतना, हमारी पहचान का हिस्सा है, और कैसे हम अक्सर अपने इतिहास को भी मिथकों की तरह ही देखते हैं। खलनायक, महान संघर्ष, नैतिक दुविधाएं, इन सब के साथ यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम सोचते हैं कि गांधी, नेहरू या इंदिरा गांधी जैसी शख्सियतों को हम आज कैसे याद करते हैं। सही है। क्या उनकी छवि में मिथकीय तत्व नहीं है? बिल्कुल है। वही तो,
और ये हमें दूसरे अहम विषय पर लाता है, भारतीय राजनीति पर तीखा व्यंग्य। हाँ, ये तो बहुत प्रमुख है। हाँ, समीक्षा विस्तार से बताती है कि कैसे उपन्यास ब्रिटिश राज के पाखंड से लेकर आजादी के बाद जो भ्रष्टाचार पनपा है ये उपन्यास। और ये व्यंग कड़वा भी है और मजेदार भी है ना? हाँ। समीक्षा में शायद कुछ उदाहरण भी दिए होंगे। हाँ, बिल्कुल। कैसे राजनीतिक रैलियों को महाकाव्य के युद्धों की तरह दिखाया गया है, या नेताओं के आपसी झगड़ों को कौरवों और पांडवों की लड़ाई का रूप दिया गया है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो व्यंग्य हमेशा से सत्ता पर सवाल उठाने और सच कहने का एक ताकतवर हथियार रहा है। हाँ, वो तो है। ये गंभीर और भारी मुद्दों को भी थोड़ा हल्का बनाकर उन पर बात करना आसान बना देता है। बिल्कुल। और ये व्यंग सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, ये सोचने पर भी मजबूर करता है। इसी से जुड़ा तीसरा विषय है शक्ति और नैतिकता। ये भी महाभारत का कोर थीम है। हाँ, जैसे महाभारत में धर्म, कर्म, कर्तव्य, नैतिकता के सवाल बार बार उठते हैं, वैसे ही समीक्षा बताती है कि ये उपन्यास आधुनिक भारतीय राजनीतिक नेताओं के सामने जो नैतिक दुविधाएं आई, उनको कुरेदता है। जैसे सत्ता पाने और उसे बनाए रखने की जद्दोजहद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच का टकराव, आदर्शों और यथार्थ के बीच की खाई, इन सब पर उपन्यास महाभारत के पात्रों के जरिए टिप्पणी करता है, जैसे भीष्म पितामह की निष्ठा वाली दुविधा या युधिष्ठिर के सत्य के प्रयोग। सही। और इसी से जुड़ा है राष्ट्रीय पहचान का सवाल। समीक्षा इशारा करती है कि उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे आजाद भारत अपनी पहचान गढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और शायद आज भी कर रहा है। हाँ, ये संघर्ष तो जारी है। परंपरा और आधुनिकता के बीच कैसे संतुलन हो, इतनी सारी भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों वाले देश में एकता कैसे बनी रहे, अलग अलग विचारधाराएं एक साथ कैसे रहें। उपन्यास महाभारत के उस विशाल कैनवस का इस्तेमाल करके दिखाता है कि ये संघर्ष नए नहीं है, ये भारतीय सभ्यता की कहानी का हिस्सा रहे हैं। वो एकता और अनेकता, केंद्र और परिधि के बीच का तनाव दिखाता है। अब जरा बात करते हैं लेखन शैली और इसके स्वागत की। समीक्षा के अनुसार थरूर की भाषा बहुत मजेदार है, कई परतें हैं उसमें और व्यंग्य से भरी हुई है। हाँ, पंज और आयरनी का खूब इस्तेमाल है। हाँ, शब्दों का खेल, विडंबना और दूसरे साहित्यिक और ऐतिहासिक टेक्स्ट्स के ढेरों संकेत, मतलब अल्यूजन्स भरे पड़े हैं। और भाषा का मिश्रण भी बहुत अनोखा है ना? हाँ, वही। कहीं कहीं एकदम संस्कृतनिष्ठ फॉर्मल शब्द हैं, तो कहीं एकदम मॉडर्न बोलचाल की अंग्रेजी। समीक्षा कहती है कि ये मिश्रण शायद भारत की अपनी भाषाई और सांस्कृतिक खिचड़ी या हाइब्रिडिटी को ही दर्शाता है। हाँ, और समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये कोई हल्की फुल्की आसानी से पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है। अच्छा, मतलब थोड़ी मेहनत मांगती है। हाँ, इसकी सारी परतें, इसके संकेत, इसका व्यंग्य, इन सबको समझने और सराहने के लिए पाठक को भारतीय महाकाव्यों की, खासकर महाभारत की और आधुनिक भारतीय इतिहास की, दोनों की ठीक-ठाक जानकारी होनी चाहिए। ये जरूरी बात है। जिनके पास ये बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें शायद ये थोड़ी मुश्किल या थोड़ी दूर की कौड़ी लग सकती है। लेकिन जिनके पास ये पृष्ठभूमि है, उनके लिए समीक्षा बताती है कि जब ये किताब आई तो इसकी मौलिकता, इसकी महत्वाकांक्षा और कहानी कहने की जो प्रतिभा है, उसके लिए इसे काफी सराहा गया। हाँ, इसने थरूर को स्थापित किया एक तरह से। बिल्कुल, सिर्फ एक उभरते हुए राजनयिक या बुद्धिजीवी के तौर पर ही नहीं, बल्कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य में एक गंभीर और महत्वपूर्ण लेखक के रूप में। इसने दिखाया कि भारतीय लेखक अपने इतिहास और मिथकों के साथ कितने रचनात्मक और आधुनिक तरीकों से जुड़ सकते हैं। सही कहा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जैसा कि समीक्षा में भी शायद इशारा किया गया होगा। किस बारे में? कि इस तरह का साहित्य जो इतिहास और राजनीति को इतने सीधे तौर पर एड्रेस करता है, उसका समाज पर, डिस्कोर्स पर क्या असर होता है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या ये लोगों को अपने अतीत और वर्तमान को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है? ये सोचने वाली बात है। एक मानती है। और इसका सबूत ये है कि इसे अक्सर विश्वविद्यालयों में साहित्य और राजनीति विज्ञान के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। तो ये इसके स्थायी प्रासंगिकता को दिखाता है। बिल्कुल। तो अब इस सारी जानकारी को उन लोगों के नजरिए से देखते हैं जो ज्ञान की तलाश में रहते हैं, हमारे द लर्नर श्रोता। उनके लिए इस उपन्यास और इसकी समीक्षा से क्या खास बातें निकलती हैं? पहली बात तो समीक्षा ये कहती है कि ये किताब भारतीय राजनीति और इतिहास की गहरी समझ देती है, लेकिन पारंपरिक किताबों से अलग अंदाज में। हाँ, वो साहित्यिक अंदाज। हाँ, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के नायक सिर्फ नायक नहीं थे, उनमें मानवीय कमजोरियां भी थीं। आपातकाल क्यों लगा, उसके क्या नतीजे हुए, नेहरूवादी युग की क्या देन रही, क्या सीमाएं थी, इंदिरा गांधी का उदय, उनका शासन। हाँ, और विभाजन का दर्द,
जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। इन सब जटिल और संवेदनशील मुद्दों को उपन्यास एक अनोखे, यादगार साहित्यिक फ्रेमवर्क में पेश करता है। दूसरा बड़ा फायदा, जैसा समीक्षा बताती है, वो है हास्य और व्यंग्य के माध्यम से सीखने का अवसर। राजनीति और इतिहास अक्सर गंभीर और बोझिल विषय लग सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन थरूर का जो व्यंग्यात्मक नजरिया है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, वो इन विषयों को न सिर्फ दिलचस्प और आकर्षक बनाता है, बल्कि पाठक को सत्ता, नेताओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए उकसाता है। अच्छा। ये सिखाता है कि चीजों को सिर्फ सतह पर न देखें, बल्कि उनके पीछे छिपे पाखंड, विडंबनाओं और सत्ता के खेल को भी समझने की कोशिश करें। ये एक तरह से वो क्या कहते हैं, आलोचनात्मक सोच का अभ्यास है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये भारत की सांस्कृतिक जटिलता की गहरी सराहना पैदा करता है। वो कैसे? जिस तरह उपन्यास, महाकाव्य, मिथक और वास्तविक इतिहास को गूंथता है, वो ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति, राजनीति और पहचान कितने जटिल तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये उपन्यास पाठक को समझाता है कि कैसे हमारी प्राचीन कहानियां, हमारे महाकाव्य आज भी हमारे मूल्यों को, हमारे विमर्श को, हमारी राजनीति को आकार दे रहे हैं। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच के निरंतर संवाद को दिखाता है। और आखिर में समीक्षा ये भी बताती है कि उपन्यास की जो मल्टी लेयर्ड प्रक्रिया है, जिसमें प्रतीकवाद है, शब्दों का खेल है, पैरोडी है, वो पाठक के विश्लेषण, व्याख्या और महत्वपूर्ण सोच के कौशल को चुनौती देती है और उसे विकसित करती है। मतलब ये पाठक को एक्टिव रखता है। हाँ, ये सिर्फ कहानी नहीं पढ़वाता, ये पाठक को सक्रिय रूप से सोचने और अर्थ निकालने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ये साहित्यिक रचनात्मकता का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पुराने ढांचों का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया और प्रासंगिक बनाया जा सकता है। सही। और हाँ, नेताओं की तुलना महाभारत के पात्रों से करना, ये नैतिकता पर, नेतृत्व के गुणों पर और सत्ता के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर गंभीर चिंतन करने को मजबूर करता है। संक्षेप में, जैसा समीक्षा का निष्कर्ष है, ये उपन्यास भारत की मिथक, राजनीति, संस्कृति और पहचान की जो उलझी हुई तस्वीर है, उसे भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और समीक्षा का सार निकालें, तो द ग्रेट इंडियन नॉवल क्या है? ये व्यंग्य, कहानी कहने की कला और बौद्धिक गहराई का एक मिश्रण है। हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसी कृति जो मिथक और इतिहास के धागों से आधुनिक भारतीय राजनीति की तस्वीर बुनती है, जिसमें उसकी महानता भी है, उसका बेतुकापन भी और उसके गहरे विरोधाभास भी। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि ये एक ऐसी किताब है जो पाठक को बौद्धिक रूप से चुनौती देती है और उसे पुरस्कृत भी करती है। लेकिन जैसा कि समीक्षा बार बार कहती है, इसका पूरा लुत्फ उठाने और इसकी सभी परतों को खोलने के लिए महाभारत और आधुनिक भारतीय इतिहास की थोड़ी बहुत समझ बहुत मददगार होती है। हाँ, ये जाना जरूरी है। ये उन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पाठकों के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती है जो भारत को सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि उसकी गहरी सांस्कृतिक और राजनीतिक जड़ों के साथ समझना चाहते हैं। ये इतिहास और संस्कृति को एक अनूठे साहित्यिक चश्मे से देखने का अवसर देती है। और ये हमें अंत में इस विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर समीक्षा भी शायद सोचने को मजबूर करती है। जब हम ऐतिहासिक या राजनीतिक शख्सियतों को इस तरह पौराणिक किरदारों के खाके में ढालकर देखते हैं, तो क्या ये हमें उनकी जटिलताओं, उनकी प्रेरणाओं और उनके समय की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, या फिर कहीं ये अनजाने में उन्हें सरल बनाकर किसी पहले से तयशुदा नायक या खलनायक की भूमिका में सीमित तो नहीं कर देता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद इस उपन्यास को पढ़ने के बाद पाठक खुद विचार करना चाहेंगे।